বিহারের পরে পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে নেবে বিজেপি। 12টি রাজ্যে বিরোধীরা একেবারে পর্যুদস্ত হবে। বিরোধী কোনো নেতাই মোদি, শাহ এবং আরএসএস এর যে আসল খেলা, সেই খেলাটাই ধরতে পারছে না। আগামী 15 দিনের মধ্যে যদি সঠিক পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তবে বিজেপিকে আটকানো যাবে না। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মূল্যায়ন করে পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকর। প্রিয় দর্শক, গত সাধারণ নির্বাচনে 400 আসন না পেয়ে মোদি শাহকে একেবারে অপ্রতিরোধ্য দেখানোর জন্য আরএসএস যে গোপন কূট কৌশল নিয়েছে তা একেবারেই ধরতে পারছে না বিরোধী নেতৃবর্গ। ভোট গ্রহণের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের অনিয়ম হয়েছে তা নিয়ে ভোট পরবর্তীকালে রাহুল গান্ধীর যে পারমাণবিক বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছেন তা সাময়িক আবেগ দ্বারা পরিচালিত। এই ধরনের ঠুনকো আবেগকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নিয়েই আরএসএস যে ব্যূহ চক্র সাজিয়েছেন তা বুঝতেই পারছে না বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। ফলে হরিয়ানা, দিল্লি, বিহার একটার পর একটা রাজ্য দখল করে নিচ্ছে বিজেপি। মমতা ব্যানার্জি যতই চেঁচামেচি করুক না কেন, যদি মোদি, শাহ এবং আরএসএস এর এই যে গোপন কূট কৌশল না বুঝতে পারেন তবে পশ্চিমবঙ্গ কিছুতেই আটকাতে পারবেন না। তামিলনাড়ু, কেরালা, উত্তরপ্রদেশের সমস্ত রাজ্যগুলোই দখল করে নেবে বিজেপি। বিজেপিকে আটকাতে গেলে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং আরএসএস এর যে গোপন কূট কৌশল সেইটা যদি ধরতে না পারে কেউ, তাহলে বিজেপির জয়রথ আপাতত কেউ আটকাতে পারবে না। প্রিয় দর্শক, প্রখ্যাত সাংবাদিক দীপক শর্মাকে এক সাক্ষাৎকারে সংবিধান বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিখ্যাত সমাজকর্মী বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের প্রপৌত্র প্রকাশ আম্বেদকর জানালেন, বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে ভারতে একেবারে অকেজ করে দেবার জন্য যে প্ল্যান সেটা তিনি করে রেখেছেন। এই বিষয়ে তিনি মমতা ব্যানার্জি, স্ট্যালিন, অখিলেশ যাদব, রাহুল গান্ধী এবং সকল বিরোধী নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে চান এবং সাহায্য করতে চান। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সাক্ষাৎকারকে আমরা একটু একটু করে বিশ্লেষণ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। দেখুন এই সাক্ষাৎকার। प्रकाश साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल यह है कि मुझे लगा कि जो सवाल मुझे आखिर में पूछना चाहिए मैं आपसे शुरू में पूछूं, और मैं सीधे मोदी शाह उनकी राजनीति के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आप आज की तारीख में ना सिर्फ आप ग्रैंडसन हैं बी.आर. अम्बेडकर के, लेकिन कई छाप है आपके अंदर। पॉलिटिकल थिंकर है, टॉप पॉलिटिकल थिंकर है आप देश के, फॉरेन पॉलिसी को भी समझते हैं, सोशल साइंटिस्ट आप हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इस आज की सत्ता के बारे में कि जिस तरह से मोदी ने हरियाणा जीता, हारा हुआ हरियाणा जीता, फिर आपका महाराष्ट्र जहां पर लोकसभा में मट्टी पलीत हो गई थी बीजेपी की, उसको जीत लिया रिकॉर्ड वोटों से, फिर दिल्ली जीत लिया, कोई चांस नहीं थे, और बिहार जीत लिया, अब बंगाल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रकाश साहब कि मोदी और शाह ने कोई ऐसा फॉर्मूला बना लिया इलेक्शन जीतने का, या तो ये है, या फिर हमारा विपक्ष जो है उसमें दम नहीं है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो लगातार जीत पर जीत हो रही है और बहुत ही सरप्राइजिंग जीत हो रही है, इसके पीछे आपको क्या खेल क्या लग रहा है? देखिए, एक तो पहले कहूं कि विपक्ष जो है वो ना सिर्फ कमजोर है लेकिन नासमझ भी है? प्रकाश जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे ना समझ है, और मैं आपकी बात को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि आज की तारीख में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबा साहब के आप ग्रैंडसन हैं, आप इस देश के नंबर 1 पॉलिटिकल थिंकर्स में एक हैं।
आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना समझ है। मैं नंबर एक थिंकर हूं या नहीं वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि आपकी ये जो जिन राज्यों में इलेक्शन होने जा रहा है, इन राज्यों के किसी भी एक मुख्यमंत्री जो है वो हमारे साथ में बैठे, ओके, मैं ये दोबारा बैलेट पे ले आता हूं। मतलब आप चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर आपके साथ बैठे या कोई इस तरह का नेता बैठे स्टैलिन तो अगर आप, हमारे साथ में बैठे, स्टैलिन, ओके, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है हमारे साथ में बैठे, जो या विरोधी दल केरल के मुख्यमंत्री है वो अगर हमारे जी, साथ में बैठे, तो बैलेट पे कैसे ले आना, इसका रास्ता मैं इनको बता सकता हूं। ओके, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो अभी एक 15-20 दिन में शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आखिरी वक्त आप उसको ले आ सकते हो। मतलब आप मशीनों से बैलेट पेपर पे ले आएंगे? ले आएंगे, क्योंकि उसकी वजह मैं आपसे बता रहा हूं। मैं इसलिए ये नासमझ की बात ये किया कि हम जो मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन जिसको दायर की थी हम लोग ने, वंचित बहुजन अघाड़ी ने, और उसमें जाने के पहले हमने इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से 2 सवाल पूछे थे। एक सवाल ये था कि भैया आपके पास कितने वोट पोल्ड हुए और कितने काउंटिंग हुए, इसके फिगर्स आप दीजिए। दूसरा जो है वो पोलिंग ऑफिसर एट दी बूथ जो होता है वो, और रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये दोनों है। ये दोनों ने सही मायने में अपना जिम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई, इसके लिए एनेक्सर 54 है और एनेक्सर 44 है कि जिसमें पूरी जानकारी है। इलेक्शन कमीशन जो हैंडबुक टू रिटर्निंग ऑफिसर निकालते हैं सुविधा के लिए, इलेक्शन कमीशन के सुविधा के लिए, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसको अगर जांचना है तो उस रिकॉर्ड से इलेक्शन कमीशन जान सकता है। ओके, जवाब ये आया हमारे पास कि ये दोनों एनेक्सर्स हमारे पास नहीं है। अब ये दोनों एनेक्सर्स आपके पास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कैसा कह सकता है कि भैया इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए। क्या क्या प्रकाश जी, आपका क्या कहने का मतलब है? क्या मैं ये मानूं अंबेडकर साहब कि आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मोदी और शाह के साथ पूरा टीम अप कर गया है? भाई सारा खेल अब अगर मोदी और रिकॉर्ड शाह नहीं का है तो टीम अप है, वही तो मैं सिद्ध करने जा रहा था। अगर उस वक्त तमाम राजनीतिक दल, महाराष्ट्र के कांग्रेस है, शिवसेना आपके साथ है, आते, उद्धव ठाकरे है, ये अगर हमारे के साथ ज्वाइन हो जाते तो आप एक्सपोज कर देते। एक्सपोज कर देते, और कोर्ट की ये हिम्मत नहीं होती पूछने का कि भैया ये इंडिविजुअल कैसे दाखिल कर सकता है। प्रकाश जी, आप तो बरसों बरस से भारत की राजनीति देख रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, हर बड़े नेता को बहुत करीब से जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं। ये जो मोदी और शाह लगातार जीतते चले जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर यही सिलसिला रहा तो हिंदुस्तान इनके कब्जे में आ जाएगा? अगर इस तरह से अगर अपोजिशन पार्टी चुप रही, क्या ये इंडिया इनके पूरे हाथ में आ जाएगा? आपको ऐसा लग रहा है, डर लग रहा है, इस तरह की आशंका है? देखिए, मैं अभी आपको कहूं, अगर हमारी बात जो आपसे हमने कहा आपने कहा कि बैलेट पे ये नहीं ले आएंगे जी, तो ममता बनर्जी बंगाल लूज करेगी, ओह, डीएमके जो है वो तमिलनाडु लूज करेगी, मतलब एआईडीएमके क्योंकि आ इसकी सकती है। तैयारी वैसे चल रही है। ओके, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि चंद्रशेखर एक ही अकेले नेता थे, मैं ऐसे कहूंगा, कि जिनको मैं जानता हूं। हेगड़े एक थे उसमें, देवगौड़ा जी है, ये तीनों जो है वो आरएसएस को अच्छी तरह से जानते थे। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री और रामकृष्ण हेगड़े, तीनों का नाम लिया आपने जी। तीनों का नाम लिया कि जिनको मेरे अच्छे संबंध होने की वजह से वो मुझसे इन बातों पे हमेशा चर्चा करते थे।
आज देवगौड़ा भी करते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन इनको जो है वो इन संगठन पे कभी विश्वास नहीं था। बोले ये कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी बीजेपी नहीं, आरएसएस। ओके। कि जिसमें आप कहिए कि नरसिम्हा राव भी उसमें वही थे। लेकिन फिलहाल अभी के जो नेता है, इनकी ऐसी कोई सोच ना होने की वजह से ये आरएसएस को रीड ही नहीं कर पा रहे। आप राहुल गांधी के लिए कहना चाह रहे हैं? मैं सभी की कह रहा हूं, नॉट सिर्फ राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी, अखिलेश यादव भी, सभी एवरीबॉडी। अंबेडकर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आपसे। आपने कहा था कि अगर ममता बनर्जी आपसे बातचीत करें, बंगाल में चुनाव है, या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आपसे बात करें, स्टालिन बात करें। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে প্রকাশ আম্বেদকরের মন্তব্যটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে বিষয়টি ইশারায় বোঝাতে চেয়েছেন তা হলো মমতা ব্যানার্জিকে পরিষ্কার অর্থে আরএসএস কে প্রতিরোধ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে, না হলে অবশ্যই তার অবস্থা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো হবে। आप दोनों को जीतने की गारंटी दे सकते हैं? मतलब ऐसा क्या मंत्र है? आप पूरा मंत्र मत बताइए, लेकिन ऐसा क्या कहेंगे? क्या गारंटी नहीं दे रहा, मैं ये उनसे कह रहा हूं कि जो ईवीएम से जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसको रोक सकता हूं मैं। तो ममता बनर्जी से कोई, सर आपकी तो भाई, प्रकाश अंबेडकर को कौन नहीं जानता सर, आपको तो देश विदेश में सब जानते हैं। बाबा साहब के आप ग्रैंडसन ममता बनर्जी से कोई बात हुई आपकी? इनके पार्टियों में पहला डिसीजन होना चाहिए ना कि वी विल टेक दिस फाइट ऑन, और इलेक्शन के पहले जो है कोशिश होगी हमारे यहाँ से बैलेट पर लाने की। ये जब तक उनका इंटरनल डिसीजन नहीं होता तब। मान लीजिए सर, ये प्रोग्राम ममता बनर्जी भी देख रही हो, और ममता बनर्जी देखने के बाद, आपकी बात सुनने के बाद, अगर आपको फोन करके कहें कि अंबेडकर जी आइए कलकत्ता ही, तो आप जाएंगे? मैं तुरंत जाऊंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंडीशन। अच्छा, कोई कंडीशन नहीं, आप मदद करने जाएंगे? कोई हेजिटेशन नहीं। क्या आप स्टालिन की भी मदद करना चाहते हैं? मैं स्टालिन की भी मदद करूंगा। ये बताइए सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं। तो अब बड़ी बात आपने कह दी कि अगर ममता बनर्जी आपको बुलाती हैं या स्टालिन बुलाते हैं तो कम से कम आप चुनाव की गड़बड़ी को रोक सकते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश जी, आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो इनपुट है, वो ये कहती है कि महाराष्ट्र में बेईमानी हुई, हरियाणा में बेईमानी हुई। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो भारत इलेक्ट्रिकल के जो चेयरमैन है, इनको आपके प्रोग्राम पे बुलाइए। आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए, लेकिन हमारा एक सवाल उनसे पूछ लीजिए। उनसे ये कह दीजिए, पूछ लीजिए कि भैया जो चिप आप इस्तेमाल करते हो आपके ईवीएम के अंदर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जी, ईसीएल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ऑफ इंडिया, दोनों में से जो ईवीएम बनाती है, दोनों में से किसी चेयरमैन को बुला लीजिए और उस चेयरमैन को पूछ लीजिए कि ये आप जो चिप इस्तेमाल करते हो, ये आपको चिप कहां से आती है जी, चिप पर आपका कंट्रोल है क्या? चलिए, मैं अगर ऐसा हुआ अंबेडकर साहब तो मैं जरूर इनको बुलाऊंगा। एक ही सवाल पूछ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए सर, बड़ा स्टेटमेंट प्रकाश अंबेडकर, ग्रैंडसन ऑफ बी आर अंबेडकर, वो कह रहे हैं कि अगर चिप जो है उनके कंट्रोल में है या नहीं है, अगर इस सवाल का जवाब दे दें तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, अगर ये जवाब दे दें। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहा हूँ। मैं ये भी चाहूंगा कि भाई इस प्रोग्राम को अगर ममता बनर्जी देख रही हैं, जो भी ममता बनर्जी के करीबी देख रहे हैं, ये पैगाम उनको पहुंचाइए और प्रकाश अंबेडकर साहब को न्योता दीजिए कलकत्ता आने का। इनके पास में ठोस फॉर्मूला है। और एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि ना सिर्फ ये बी आर अंबेडकर के ग्रैंडसन है, सगे पोते, बल्कि इनकी जो रिसर्च है, पॉलिटिकल रिसर्च, इलेक्शन मशीनों पे रिसर्च या फॉरेन पॉलिसी पे रिसर्च बेजोड़ है। एक चीज मैं और सर पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्तंभ सुप्रीम कोर्ट है। अंबेडकर साहब ने कहा कि भाई जो चीफ जस्टिस होगा उसकी सरकार और उसके बीच में दूरी होनी चाहिए, जज को गले नहीं लगाना चाहिए सरकार को।
लेकिन मैं देख रहा हूं, आज मैं देख रहा था, एक तस्वीर देख रहा था जिसमें चीफ जस्टिस, जो नए चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, वो साहब बैडमिंटन खेल रहे हैं दो दो मंत्रियों के साथ, मोदी के, रिजिजू और अर्जुन मेघवाल। तो कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं चीफ जस्टिस, कभी साथ में चाय पी रहे हैं। मोदी जी जो है वो पूजा करने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस के घर पर। ये जो मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट, मैं हाई कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये जो बैडमिंटन खेला जा रहा है या साथ में चाय पी जा रही, इसको आप कितना सीरियस मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब ये पता है कि आपका प्रोफेशन जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल प्रोफेशन है, और वही प्रोफेशन के दूसरे लोग हैं कि वो भी इन्फ्लुएंशियल है, पब्लिकली आपने इसको गार्ड करना चाहिए कि यू गार्ड करना चाहिए कि आपकी दोस्ती है, ये आप दिखाना नहीं चाहिए। दिखाना नहीं चाहिए, मतलब गलत है ये गलत है। गलत है। चलिए, बड़ी बात प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से जो मेलजोल है जुडिशरी और सरकार, यानी जजों के बीच में और मोदी जी के मंत्रियों के बीच में, ये गलत है, एक मैसेज गलत जाता है। अदालतों को निष्पक्ष दिखना चाहिए। एक सवाल सर और मैं कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बीजेपी का मानना है कि असली जो फाइनल है, असली फाइनल उत्तर प्रदेश में खेला जाना है, जहां वो चाहते हैं, मोदी शाह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को हर कीमत पर जीतें। उत्तर प्रदेश जीत गए तो देश उनके कब्जे में होगा। क्या अखिलेश यादव, आपको लग रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में उनका प्रदर्शन अच्छा था, इस बार विधानसभा चुनाव में भी अच्छा होगा? क्या आपको लगता है अखिलेश मजबूती से लड़ेंगे, या यहां भी आपको कुछ कमियां दिख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अखिलेश जी के पास जो है वो ये है कि अति पिछड़ा उत्तर प्रदेश का जो है जी, के साथ में वो अपने संबंध कैसे बनाते हैं, उनको साथ में लेंगे, ये अगर विश्वास होता है तो अखिलेश जी जो है वो जीत सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। क्या आपको प्रकाश जी लगता है, आप तो काशी राम आपसे एडवाइस लिया करते थे, और काशी राम ने जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी, आप उसमें एडवाइस देते थे। खैर अब तो काशी राम नहीं रहे, मायावती हैं। क्या आपको लगता है मायावती पहले जैसी मायावती नहीं रही? कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ उनका टाई अप है, ऐसा आपको लगता है, शक होता है? देखिए, अभी जो उनकी रैली हुई यूपी में, काफी बड़ी रैली हुई, जी, और उस रैली में जो है उन्होंने बीजेपी को टिप्पणी नहीं की, और बीजेपी पर टिप्पणी ना करने की वजह से ये बातें शुरुआत हुई है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इलेक्शन के दौर में या इलेक्शन के पहले उनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है, ये मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मायावती बीजेपी के क्लोज हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, कह नहीं सकते अभी। मैंने आपसे कहा कि जो अनुमान लोग लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के नजदीक है, उसकी वजह यही है कि उनकी जो रीसेंट रैली हुई, उस रीसेंट रैली में उन्होंने बीजेपी पर कोई टिप्पणी नहीं की। उनकी टिप्पणी जो है वो विरोधी पार्टियों पर थी, और इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं कि मायावती जो है, उनकी बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ जाएगी, ऐसे लोगों अपना मन बना रहे, ऐसा मैं मानता हूं। फिलहाल की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, मैं ये कह रहा हूं कि सभी नेताओं को पहला जो है तिहाड़ जेल से बचना है। ओके। अगर तिहाड़ जेल से आपको बचना है तो आपको राजनीति करनी होगी। ये असली राजनीति ऐसा मैं नहीं मानता हूं, लेकिन बचने की राजनीति है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएंगे वैसे वैसे इनका पॉलिटिकल स्टैंड क्या होगा, दैट विल बी द एक्चुअल पॉलिटिकल स्टैंड, ऐसा मैं मानता हूं। ओके। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि भाई जेल जाने से सबको डर लगता है, नेताओं को भी डर लगता है, इस वजह से कहीं ना कहीं सत्ता के आगे झुक जाते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन करीब आएगा, मायावती का क्या स्टैंड रहता है बीजेपी को लेके, तब सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी है, बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे वही टक्कर दे सकती? क्या कांग्रेस में चाहते हैं आप कि फेरबदल होना चाहिए? क्या कांग्रेस में
बहुत से बीजेपी के लोग घुस गए हैं, क्या राहुल गांधी के एडवाइजर ठीक नहीं है, क्या कांग्रेस में एक बड़ा शेकअप होना चाहिए, बड़ा परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, इंडिया टुडे ने बहुत सारे सालों पहले एक सर्वे किया था, और उस सर्वे ये था कि फैमिली रूल का सर्वे था। तो उस वक्त करीब करीब अगर हमारी याददाश्त सही है तो 51% ने कहा था कि वी डोंट नीड फैमिली रूल इन दिस कंट्री, हमको फैमिली रूल की जरूरत नहीं है। अब उस सर्वे को जो है, मैं समझता हूँ 20 साल बीत चुके हैं, तो 51% से वो बढ़ गया होगा। इस रियलिटी को देखते हुए अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है तो मैं समझता हूँ दोबारा वो लाइमलाइट में आ सकते हैं। ओके। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस की कैरेक्टराइजेशन होते जा रहा है, उस कैरेक्टराइजेशन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। मैं एक पॉजिटिव नोट पे, सकारात्मक नोट पे खत्म करना चाहता हूं प्रकाश जी। मैं चाहता हूं आप प्रकाश जाए, अंबेडकर का प्रकाश पहुंचे। क्या क्या करना चाहिए अपोजिशन को? अब क्या करना चाहिए कि इन स्थितियों से बचे? आखिर लास्ट क्वेश्चन सवाल है सर, मैंने वही कहा कि जो इलेक्शंस को स्टेट जा रहे हैं, उनमें से एक भी स्टेट अगर हम लोगों के साथ बैठता है, वो पहले समझ ले कि इसको बैलेट पे कैसे लाना है, और एक दफे अगर कन्विंस हो जाए तो फिर उन्होंने एक्ट करना चाहिए। चलिए, बड़ी बात। एक सकारात्मक नोट पे प्रकाश अंबेडकर साहब, सगे पोते बी आर अंबेडकर साहब के बाबा साहब के, ये कह रहे हैं कि भाई जहां जहां चुनाव होने, मेरी मदद, मैं मदद करने को तैयार हूं। और अगर ममता बनर्जी या स्टालिन या जो भी मुख्यमंत्री हैं गैर भाजपा सरकारों के, अगर मेरी मदद लें तो मैं निश्चित रूप से इलेक्शन में जो गड़बड़ी है वो रोक सकता हूं, बैलेट पेपर पे ला सकता हूं। बहरहाल अब देखना है, ममता बनर्जी बुलाती हैं प्रकाश अंबेडकर को, स्टालिन बुलाती है, तो देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी चीज इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं जो देश के बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इनको निश्चित दूरी बनानी पड़ेगी सरकार से। और ठीक है, ये आप बैडमिंटन खेल रहे हैं या चाय एक साथ पी रहे हैं या घर में मोदी जी जाके पूजा कर रहे हैं चीफ जस्टिस के, ये सारी दोस्ती दिखाने की दोस्ती नहीं होती, मैसेज गलत जाता, ये वो कह रहे हैं। और तीसरी बात इन्होंने कही है मायावती को लेकर कि मायावती फिलहाल ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी के नजदीक जा रही हैं। अगर आने वाले समय में मायावती के कुछ बयान बीजेपी के विरोध में नहीं आते हैं तो फिर ये बात तय है कि मायावती बीजेपी के हाथ में खेल रही हैं। और चौथी और अंतिम बात प्रकाश साहब ने ये कही है कि जेल जाने से अगर डरना है आपको तो फिर आप राजनीति मत करिए। असली राजनीति, देश हित में राजनीति तभी होगी जब आप जेल का डर छोड़ दें, ये वो कह रहे हैं। প্রিয় দর্শক, এই সাক্ষাৎকারের গোটা ক্রেডিটটাই সাংবাদিক দীপক শর্মার। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেশ বলেই আমরা ভয়েস অফ বহুজনের পক্ষ থেকে এটাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এমন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন ভয়েস অফ বহুজন, এবং ভয়েস অফ বহুজনের প্রত্যেকটি ভিডিওকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিন।